दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल पे मैं जसवीर मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चर्चा में भाग लेने के लिए हम सबके बीच में हैं हम सबके चहेते श्री नरदेव सिंह मलिक। तो मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। मलिक साहब, कई दिन से एक चर्चा है, एक समय पे इतने कद्दावर रही नेता तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी जी, और जब कांग्रेस कई बार बात करती थी विपक्ष का नेता के तौर पे, और कई बार राहुल गांधी जी का जब किसी बयान को लेकर आलोचना होती थी या चर्चा होती थी तो टीएमसी में यह आवाज़ उठती थी कि भाई जो है ना, विपक्ष का नेता ममता बनर्जी को होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मलिक साहब, एक राज्य में सरकार थी और जब हार की हम बात करें तो इतनी बड़ी हार है, इसका क्या आप मुख्य कारण मानते हो? जो है एक साथ में इतना बड़ा किला, जो 15 साल पुराना किला था तृणमूल कांग्रेस का, वो कैसे ढह गया? वो कैसे ढह गया? देखो, पहला क्वेश्चन ये था कि भाई ममता बनर्जी अपने आप को क्यों राहुल गांधी से बड़ा नेता मानती थी। आम जो जनता थी, जो बीजेपी के विरोधी जनता थी या विपक्षी पार्टियां थी, बीजेपी की विपक्षी पार्टियां थी, वो ये कौन थी भाई, अगर मोदी के टक्कर में कोई नेता है हिंदुस्तान में आज तो वो ममता बनर्जी है, उसके टक्कर की कोई नेता है नहीं। हाँ, बड़ा बेबाक बोलती थी। अच्छा। हाँ, बड़ी जुझारू, संघर्षशील और ग्राउंड पे काम करने वाली लेडी है। तो इसलिए जो आम पब्लिक में एक धारणा थी, भाई अगर आज के दिन कोई नेता है मोदी के टक्कर में तो वो ममता बनर्जी है। उससे पहले नाम आता था नीतीश कुमार का। हाँ, नीतीश कुमार भी पुराने जो है ना जुझारू नेता रहे हैं। नीतीश कुमार को भी उनके समकक्ष रखा गया। भाई मोदी के जो समकक्ष है नेता है वो आज मतलब एक नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार कैसा हुआ कि कभी इधर आ गए कभी उधर आ गए, तो उनकी डिग्निटी थोड़ी ही डाउटफुल धूमिल होगी। मतलब जो है ना, बार बार सत्ता तो उन्हीं के पास रही, लेकिन पार्टियों का समर्थन बदलते रहे। हाँ, तो इससे एक अविश्वास पैदा हो गया आम जनता में, भाई ये तो भरोसे का आदमी नहीं है, पलटू। नहीं, ठीक बात है। पलटू मीडिया में और सामान्य जनमानस में पलटूराम के नाम से लोग जानने लगे। और पलटूराम, अच्छा, एक समय भी था डॉक्टर साहब, ऐसा देखा है कि नीतीश जी एक दरवाजा बंद करते थे तो दूसरी खिड़की खुली भी रखते थे। हाँ, वो बी प्लान पर काम कराया करते हैं। हाँ। मतलब एक प्लान दूंगा ये तो चलाया करता, बी प्लान भी साथ में उनका खुला रहा करता है। अब कब वो उस खिड़की से दूसरे की तरफ निकल जाए ये पता नहीं था। हाँ, तो ये था कि पहले नीतीश जी थे, नीतीश जी के बाद अगर कोई सबसे बड़ी हिंदुस्तान में नेता थी तो वो थी ममता बनर्जी। शरद पवार का भी कई बार चर्चा होती थी, जिक्र आता था। अपने समय में शरद पवार भी कद्दावर नेता रहे हैं, पर शरद पवार की जब पार्टी टूट गई तो वो भी खत्म से हो गए। तो एकमात्र जो नेता थी अब पीछे हाल में, तो वो थी ममता बनर्जी। और ये भी सच्चाई है, अगर ममता बनर्जी अब की बार जीत जाती तो वो मोदी के बराबर की नेता हो जाती, देश मान लेता उसको नेता। भाई अगर कोई नेता हिंदुस्तान में है मोदी के टक्कर का तो वो सिर्फ एक ही नेता, वो है ममता बनर्जी। तो ये जो इलेक्शन हुआ अब की बार 2026 में, ममता बनर्जी का टर्निंग पॉइंट था। अगर ये जीत जाती तो ये मतलब सर्वोच्च नेता हो जाती, विपक्ष भी बन जाता। हाँ, सब कुछ मतलब टर्निंग पॉइंट था इसका। ये प्रधानमंत्री बनती 100% अगर ये जीत जाती तो। अगर विपक्ष का सरकार आती तो हाँ, प्रधानमंत्री 100%, सारी पार्टियां इसकी तरफ जाती, फिर इसको ही मान लेते भाई ये जो विपक्षी नेता हम इसको मान लेंगे। हारगी तो क्या होगा कि एकदम फरस पे आ गई, और ऐसी हारी जो पार्टी थोड़ी बहुत बच रही थी वो भी तहस नहस होगी। उस पर भी अपन विश्लेषण करेंगे। हारने के जो कारण थे, बात ये थी भाई हारी क्यों इतनी बड़ी नेता थी, उसका पीछे रीजन क्या थे। इसके पीछे कई रीजन थे। एक सबसे बड़ा रीजन था, वो था तुष्टीकरण। जो मुस्लिम तुष्टीकरण चलाया ममता बनर्जी ने, वो एक सबसे बड़ा रीजन था। दूसरा घुसपैठिया। आम हिंदुस्तानी जो है वो घुसपैठियों को पसंद नहीं करता। भाई जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो बाहर के लोगों को आना पसंद करेंगे, पर ममता बनर्जी ने तो दरवाजे खोल रखे थे। अगर कोई भी आओ, उनके आधार कार्ड बनाओ, उनके वोट कार्ड बनाओ,
उनकी झुग्गी डलवा दो, उनको जगह दे दो रहने उनको के सारी लिए। सुविधाएं दे रखी। हाँ, उनको सारी सुविधा दे रखी थी, तो वो बढ़ावा दे रही थी इसको। दूसरा, मुस्लिमों को भी वो बढ़ावा दे रही थी, खासकर नमाज के लिए। भाई जहाँ मर्जी नमाज पढ़ो, रोड रोक कर पढ़ो, ग्राउंड में पढ़ो, मतलब जहाँ मर्जी पढ़ो, उनकी कोई वो नहीं था। बल्कि मंदिरों के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा रखी थी। एक मंदिर तो कोर्ट ने डिसीजन दे रखा था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, अगर भाई इस मंदिर को खोला जाए, लेकिन मंदिर नहीं खोला हो। वो मंदिर जब खुला जब वो सरकार चली गई। अभी वो दुर्गा मंदिर था कोई, अभी खुला हो। तृणमूल कांग्रेस की सरकार जाने के बाद मंदिर का हाँ, मंदिर खुला है। जैसे ही सरकार आई तो उसी दिन मंदिर खोल दिया बीजेपी सरकार ने। तो एक सबसे बड़ा कारण, एक दूसरा कारण ये था कि तुष्टीकरण था, घुसपैठिया हो गया। नहीं, घुसपैठिया भी मलिक साहब अपने आप में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था पूरे हाँ। भारत के लिए। उसमें न केवल बंगाल के लोग नाराज थे, बल्कि पूरा हिंदुस्तान भी नाराज था इस बात को लेकर के, क्योंकि बंगाल से लोग सेंध लगा लगा करके पहले मतलब बांग्लादेश से बंगाल में आते और फिर पूरे भारत में फैल रहे थे इधर उधर। हाँ, बिल्कुल दाएं बाएं जाते तो सारा फैल रहे थे, और वो बढ़ावा देती। उसके लिए जो SIR की जो वही प्रक्रिया चली, बाकायदा जब उनकी वोट कटना शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक गई ममता बनर्जी। हाँ, इसका भाई इसको SIR को रुकवा जाए, ये वोट कैसे काट रहे हैं, हमारा वोट कट जाएगा इससे। तो एक ये कारण ये था। अगला कारण था, तीसरा जो कारण था वो था सिंडिकेट। जो तृणमूल का जो सिंडिकेट था वो था। हर जगह इन्होंने अपने गुंडे छोड़ रखे थे, हर जगह पैरेलल सरकार थी। हर जगह से रंगदारी कह लो, उगाई कह लो, हर जगह से, हर मोहल्ले में, हर शहर की गलियों में। मतलब वहाँ तक बताते हैं कि कोई किसी से रंगदारी मांगता, अगर कोई व्यापारी शिकायत करता तो कहते हैं जी ये तो देखो बेरोजगार बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे भाई, कुछ तो इनको आप सेवा पानी की कर दिया करो। तो ऐसे कह के पैसे ये इकट्ठा करते व्यापारियों से। तो व्यापार का वहाँ उन्होंने बिल्कुल सत्यानाश कर रखा था। कोई वहाँ पे फैक्ट्री या कोई कुछ उन्होंने लगने नहीं दिया। एक और चीज़ थी अभी सामने आई, वो थी अवैध टोल वसूली। टोल टैक्स थे अवैध, मतलब TMC के जो कार्यकर्ता थे या वर्कर कह लो जो भी थे, वो अवैध वसूली करते थे। अभी जो है ना, जहाँ पे भी जा रहे हैं अंडे विरोध कार्यकर्ताओं का हो रहा है इस पे, तो वो अवैध वसूली और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इशू था इसमें। हाँ, कमीशन कट का जो कट मनी का जो आजकल ये जो कट मनी का चर्चा है, जिसको कट मनी कहा जाता है, वो क्या करते थे, जो भी सोशल वेलफेयर की स्कीमें थी, कोई मकान का था, कोई लोन का था, तो वहाँ वो पैसे लेते थे, उनके फिक्स होता था। मान लीजिए 30,000 या पास होने हैं तो भाई 10,000 मार्क को दे दो, 50 होने हैं तो 15 दे दो, जो भी मतलब उनका कमीशन सेट होता फिक्स था। कर रखा था। हाँ भाई ये कमीशन है, मार्क दे दो, तो उसको वो कट मनी बोलते हैं। एक ये चीज़ थी वहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ वहाँ पे आई कब, जो बंगाल उसको पसंद नहीं करता था, वो अभी लेटेस्ट में आई। संदेश खाली का एक मुद्दा बड़ा चला, औरतों के साथ महिलाओं की सुरक्षा। हाँ, महिलाओं की, जो औरतों के साथ बदतमीजी शुरू की है, उनको बुला के इनके ऑफिसों में, तृणमूल के ऑफिस में बुला के बदतमीजी हुई है। तो एक कारण बड़ा वो भी था। तो ऐसे कई सारे कारण थे। एक और सबसे बड़ा कारण है वो था अभिषेक बनर्जी, जो भतीजा है इसका। मैंने तो ये सुना है, इस पे चर्चा बिल्कुल करेंगे मलिक साहब। हाँ, जो है ना, ये भी एक मतलब हार का कारण बता रहा हूँ मैं इसको। अभिषेक बनर्जी के वजह से जो उसको प्रमोट बिल्कुल लोगों में भी नाराजगी थी। हाँ, क्योंकि दूसरे जो सीनियर लीडर थे वो कह रहे थे भाई हम तो इतने साल हो गए, हम तो इसे सीनियर हैं, हम इसको नमस्ते क्यों करें। तो एक कारण ये भी था। एक और था सयानी घोष का कारण। वो उसने एक गाना गाया था, बोरे हृदय बसे काबा नयनन मदीना। तो मतलब वो उसके हृदय में काबा था भाई, आंखों में मदीना बसता था। तो लोगों ने कहा भाई ठीक है, काबा जाओ, मदीना जाओ, फिर यहाँ क्या कर रहे हो, यानी वो एक तुष्टीकरण का अगला कदम भी था। हाँ, तो ये बहुत सारे कारण थे। एक डरा रखा था, लोगों को वोटिंग नहीं करने देते थे। मतलब पिछले इलेक्शन की बात करूँ तो मैं 70 से ज़्यादा ऐसी सीटें थी बीजेपी की जो 3 लाख वोटों से हारी थी। यानी कि वोट बैंक तो था बीजेपी के पास पहले भी, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो अब की बार क्या हुआ कि वोटर को बीजेपी बूथ तक लेके आई है। पहले वोटर को बूथ तक आने नहीं देते थे। मतलब एक डर जो था TMC का, वो इस बार खत्म कर दिया। हाँ, कामयाब हुई इसको खत्म करने में। और वोटर जब वहां तक पहुंचा
तो उसने अपने मत का प्रयोग किया। अपने मत का उसने प्रयोग करा। तो एक मतलब इतना डरा रखा था लोगों को वहाँ पे, हिम्मत नहीं थी किसी की को झंडा लगा ले बीजेपी का या किसी और पार्टी का लगा ले। ऐसा नहीं कि बीजेपी का लगा ले, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो, बल्कि उसके कई मर्डर करे हैं वहाँ पे। बीजेपी के जो वर्कर थे उनके मर्डर भी हुए हैं, कांग्रेस के वर्कर थे उनके मर्डर भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, इलेक्शन के समय भी रहा था। हाँ। सुरक्षा, नेताओं की सुरक्षा, और ये बिल्कुल बीजेपी आरएसएस से संबंधित जो लोग थे, दूसरी पार्टियां के भी थे उसमें, कांग्रेस के भी थे। हम्म, तो इतना खौफ पैदा कर रखा था वहाँ पे। टीएमसी के जैसे गुंडे कहते हैं, राहुल गांधी नहीं बल्कि मंच से कहा भाई टीएमसी के गुंडे शब्द का यूज किया उन्होंने। हम्म। तो आम अधीर रंजन चौधरी जी भी जो है ना कई बार बोले हैं इस विषय पे, लेकिन कांग्रेस की भी एक विडंबना है मलिक साहब की, वहाँ इनका कोई नेता अधीर रंजन के अलावा था ही नहीं, पूरे राज्य में ही नहीं था, ना कोई रणनीति थी कांग्रेस की वहाँ चुनाव लड़ने की। ये जो चुनाव था इसमें एक चीज और देखने में आई कि ये भाजपा बनाम टीएमसी था एक तरह। हाँ बिल्कुल, बाइपोलर इलेक्शन था। हम्म, अच्छा बात यह है कि अगर मतलब टीएमसी को हराएगा कौन, बात ही है। बट टीएमसी को हरा कौन सकेगा? टीएमसी को हरा सकती है बीजेपी। तो इसलिए जो टीएमसी से जो नाराज वोटर था वो बीजेपी की तरफ आ रहा था। और बीजेपी ने वहां वर्क भी किया है, ऐसी बात नहीं। उन्होंने पिछले 4-5 साल में जो जो कमियां रही, हार के जो कारण थे पिछली बार, उन्होंने देखा भाई क्या क्या हार के कारण थे, उन्होंने यानी भाजपा ने भी काम किया अपना विश्लेषण किया हारने का, और उससे जो कमियां थी उनको अब की बार दूर करा। हाँ, उसमें ये था कि भाई वोटर को हमें बूथ तक कैसे लेके आए, एक कारण ये था। दूसरा ये था भाई हम उसका भय कैसे निकालें वोटर का। तीसरा ये था कि भाई जो वहाँ बदमाश जो गुंडे लोग थे उनको पहले से ही पकड़ पकड़ के थाने में रोक दिया। तो भय मुक्त पहले आम जनता को कराया, बंगाल की जनता को, उसके बाद ये इलेक्शन हुआ है। लोगों ने मन बना रखा था भाई हमने ममता को हराना है, पर यह था कि उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। मतलब जनता में आक्रोश था, लेकिन जनता का आक्रोश जो है वो मशीन तक नहीं आ पा रहा था, बूथ तक नहीं आ पा रहा, बूथ तक नहीं आ पा रहा था। तो मलिक साहब अब भाई आप इसको क्या देखें? अब इतनी बड़ी हार है, उसके बावजूद खींचातानी भी है, तो क्या अब ममता बनर्जी के लिए आगे की राहें आसान हैं? नहीं नहीं, देखो बंगाल में तो संभावना है ही नहीं। बंगाल का तो पीछे से ये करैक्टर है, मतलब बंगाल की आम जनता का कह लो, उनका तो वो तो जो पार्टी एक बार खत्म हो जाती है वो खत्म हो जाती है, दोबारा तो जिसको नकार देते हैं दोबारा नहीं उसको मौका वो देते तो बिल्कुल काटा मार देते हैं भाई, तारे तो काटा मार दिया। तो अब कोई और तीसरा कोई दल उभर आए, उनके अलावा कोई और आए, तो बाकी 15-20-25 साल तो ये बीजेपी चलेगी वहाँ पे। उसके बाद कुछ बदलाव होगा वो तो हाँ वो बाद की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले वहाँ कांग्रेस रही तो एक छत्र शासन कांग्रेस का रहा, फिर लेफ्ट पार्टियां आई तो लंबे समय तक लेफ्ट पार्टियों का रहा, और टीएमसी आई तो टीएमसी भी लगातार 15 वर्ष तक सत्ता में रही। हाँ ठीक बात है, तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसमें मलिक साहब एक आखिरी चीज पर और हम चर्चा करते हैं, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, सॉरी राष्ट्रीय मंचों पे जो ममता बनर्जी है उसका वहाँ से भी फिर ग्राफ नीचे आ गया। नहीं वो तो नेचुरली होता है। अभी मैंने कहा था कि अगर ये टर्निंग पॉइंट था, मतलब यहाँ से ये एक पॉइंट था अपवर्ड का और डाउनवर्ड का, मतलब ये यहीं से तय होना था। हाँ ये एक टर्निंग पॉइंट था। अगर ये जीत जाती तो प्रधानमंत्री की दावेदार थी, कैंडिडेट थी प्रधानमंत्री की, इसमें कोई दो राव नहीं था। हार गई तो बिल्कुल खत्म होगी। और आज हालत ये होगी कि भाग के कांग्रेस में जाके घुसी है, भाई मेरे को थोड़ा बहुत मान सम्मान है दे दो, सपोर्ट के लिए अब बार-बार जो वहाँ जा रही है। जिस कांग्रेस को ये कहा करती है पिछले लोकसभा में 2024 में, भाई कांग्रेस तो 40 सीट भी नहीं जीत सकती और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। तो आज समय का फेर है, ये हालात ये है कि भाई उसी कांग्रेस में जाके इन्होंने मतलब उसके दरवाजे पे माथा टेका है। बाकी अब आगे तो क्या होगा राजनीति का तो पता नहीं चलता, वो अब आगे टाइम बताएगा। दोस्तों ये थी एक चर्चा जिसमें तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा किला जो 15 साल से जिसको कहा जा सकता था कि ढहा नहीं जा सकता है, इस किले में सेंध नहीं लगाई जा सकती, वो बीजेपी ने न केवल तार-तार किया बल्कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और आज तृणमूल कांग्रेस जो है वो एक हाशिए पे ला दी गई है जनता द्वारा,
और जनता ने उसका जनादेश जो है पूरे का पूरा छीन लिया। तो इसी के साथ मलिक साहब आप आए और इतनी अच्छी आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।